हाय फ्रेंड्स, आज आगे के टॉपिक पे जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी जनरल इंफॉर्मेशन का पहला पार्ट हमने आपको दिया था। उसके आगे जो दूसरा पार्ट उसका बचा हुआ है, रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। माई सेल्फ इज विशेष मणि त्रिपाठी। एक बार फिर से आप लोगों का मोबिशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफी हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि हमने कल आपको बताया था कि जो इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं, इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। हमने क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। और इंडिया के फीचर्स उन इकोनॉमी में किससे मैच करते हैं, इसको हमने देखा था। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। तो हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर का आगे का पार्ट है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। जो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, मतलब भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो इसके भी 3 डायमेंशन हैं। 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, इसके आधार पे सेक्टर्स को इंडिया में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब, मतलब जो जॉब में काम कर रहे लोग हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोगों के अलग अलग कंडीशंस के आधार पे उनको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। जैसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ये ऑन द बेसिस ऑफ जॉब है। ओके, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप के सेक्टर होते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है, इसके बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो 2 टाइप के सेक्टर होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इस पे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जिसको इंग्लिश में प्राथमिक क्षेत्र, हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर, डिफिनीशन क्या है इसकी, या इसको अगर हम समझना हो तो कैसे समझेंगे। इन दिस सेक्टर ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड एनवायरमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस definition, that is the economical activity which totally dependent on nature and environment is count in the primary sector activity। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में उन चीजों को आप शामिल करते हैं जिसमें उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस तरीके की जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होंगी वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन होता है आपको पता है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको इंग्लिश में हिंदी में पशुपालन बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपका फॉरेस्ट्री जिसको वानिकी बोलते हैं। वानिकी मतलब कॉमर्शियल लेवल पर पेड़ लगाना। जैसे आप कॉमर्शियल लेवल पे सागौन के पेड़ लगा दीजिए, कॉमर्शियल लेवल पे आपने यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए और उसको बाद में कुछ सालों के बाद आपने बेचा और उससे आपको काफी ज्यादा मुनाफा हुआ, तो ये जो प्रोडक्शन है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इस प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं प्रकृति और पर्यावरण का सीधा योगदान है, तभी वो पेड़ बढ़ सकता है। तो ये आपका फॉरेस्ट्री भी जो है प्राइमरी सेक्टर का हो गया। फिशरीज जिसको मत्स्य पालन बोलते हैं, ये सब आपके जो एक्टिविटी हैं ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। और प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जो जॉब्स होते हैं या प्राइमरी सेक्टर उसके लेबर को हम लोग रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, अगर क्वेश्चन पूछे रेड कॉलर जॉब किससे संबंधित है, तो प्राइमरी सेक्टर में वर्किंग जो लेबर्स होते हैं वो रेड कॉलर जॉब के अंडर में आते हैं। ओके, और रेड क्यों, क्योंकि रेड जो है, रेड इज द सिंबल ऑफ, रेड इज द सिंबल ऑफ लेबर, श्रम का प्रतीक। श्रम का प्रतीक लाल रंग होता है, इसलिए रेड कॉलर जॉब यहां पे कहा गया है। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे अब इसमें और भी एग्जांपल, जैसे आपके कृषि में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ और आपका गन्ना हुआ, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपके प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी आपके एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब अगला दूसरा नंबर है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए बहुत ही ये थोड़ा सा समझना इसमें
दोज फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर विच यूजिंग, यहां देखिए लाइनिंग किया हुआ, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस में लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे पहले से ज्यादा मोर वैल्यूएबल, अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल बना दिया जाए। इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आएंगी। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक किसान है जिसका आलू का प्रोडक्शन करता है, तो मान लीजिए कि 1 क्विंटल आलू या 1 केजी आलू का जो दाम है, किसान का थोक में अगर आलू का आप दाम देखेंगे तो 1 केजी का दाम उसको मान लीजिए मिलता है 10 रुपए। हम मान लेते हैं 10 रुपए मिलता है, लेकिन इतना मिलता नहीं है, इससे कम ही मिलता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है आलू, अभी इसकी दाम 10 रुपए है। अभी ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, अगर इसको आप रख देंगे 5 दिन तक तो ये सड़ जाएगा। इसका दाम बहुत ज्यादा नहीं है और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी अभी नहीं है। लेकिन अब इसको किसी चिप्स बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, तो जब खरीदा तो इसका मतलब क्या लगाया उसमें? कैपिटल। खरीदने पर क्या लगाएगा वो? कैपिटल। कैपिटल मतलब इसमें धन लगाएगा, पूंजी लगाएगा। तो पूंजी लगाकर उसने क्या कर दिया? उसको खरीद लिया। उसके बाद क्या किया? उसको कटवा के सुखवा दिया, सारा काम कर दिया। तो इसमें लेबर लगाकर उसको कटवाया, सुखवाया और उसको चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और बाद में जब चिप्स बनाया तो उस चिप्स बनाने वाले पैकेट में पैकेज कर दिया और उस पैकेट में ऐसी गैस रख दी, डाल दी, जिससे जो है वो काफी दिनों तक खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी, तो नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब वो चिप्स महीने या 2 महीने या 3 महीने तक भी खराब नहीं होगा। तो यानी प्रोडक्ट वही था, आलू। अब मान लीजिए 1 केजी आलू में 5 आलू आते थे और जो चिप्स का पैकेट बना है वो 1 आलू से 1 पैकेट अगर बना है तो 5 आलू से मान लीजिए 5 पैकेट चिप्स बने। तो 5 पैकेट का, अगर 1 पैकेट का दाम आपका 10 रुपए है तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपीज। यानी पहले जब वो आलू प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था तब उसका दाम था 10 रुपए, लेकिन आपने उसमें लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज करके चिप्स के पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका दाम हो गया 50 रुपए, 50 रुपीज। यानी पहले से ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ गई, वो मोर वैल्यूएबल हो गया, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि अब वो 2-3 महीने तक खराब भी नहीं होगा और वो अट्रैक्टिव भी पहले से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज इज काउंटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। ओके, तो इस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे गेहूं है, व्हीट है आपका, आप प्राइमरी सेक्टर का जब ये प्रोडक्ट है तो ये जब किसान के यहां से निकलता है तो उसका दाम काफी कम होता है। लेकिन उसी गेहूं से अगर पिज्जा बन गया, उसी गेहूं से अगर आपने जो है ब्रेड बना लिया, उसी गेहूं से बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसका दाम आगे जाकर बढ़ जाता है। तो होता क्या है? उसमें कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको भी मोर वैल्यूएबल, मोर ड्यूरेबल और मोर अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, जिससे उसकी दाम बढ़ जाती है। पानी को ही लीजिए, सिंपल बरसात का पानी या नल का पानी आपको फ्री में मिला रहता है, लेकिन उस पानी को प्योरीफाई करके, मतलब उसको आरओ प्लांट्स में प्योरीफाई करके उसके बाद उसमें कुछ मिनरल्स मिला के फिर उसको बॉटल में पैकेज करके आपको बेचा जाता है। तो उसी 1 लीटर पानी का दाम आपको 20 रुपया देना पड़ता है। क्यों? और आप उसको आपको कुछ मतलब आप उसको कुछ गलत भी नहीं कहते हैं, आपको लगता है कि ये नॉर्मल वाटर से इसमें ज्यादा क्वालिटी होगी। क्यों आपको लगता है? क्योंकि जो पहले वाला पानी था वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था, उसमें लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अट्रैक्टिव, ड्यूरेबल और मोर वैल्यूएबल बना दिया गया। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल निकलता है तो आप डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको पेट्रोल में रिफाइन करना, डीजल में कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर पेट्रोलियम गैस में करके फिर अलग अलग जगहों पर भेजना, ये सारी एक्टिविटीज किसमें आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर में उन जो एक्टिविटी आती हैं उसको करने के लिए बड़े स्तर पे आपके पास इंडस्ट्रियल प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि ये सब काम घर पे नहीं हो सकते हैं। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके,
और सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स को, जो पीपल्स उसमें इंगेज होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, इसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले पीपल्स को जो इंगेज होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ओके, इसकी जो एग्जांपल्स होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कारखाने में किसी वस्तु का निर्माण करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ओके, ये आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर सप्लाई में पानी प्योरीफाई करके भेजा जाता है। फिर आपका माइनिंग, मतलब खनन। एक्सकेवेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जो आपको आती है, ऐसे ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको आता है। ये सभी, इन सभी में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको पहले से ज्यादा मोर वैल्यूएबल, मोर अट्रैक्टिव और मोर ड्यूरेबल बना दिया जाता है। ये सारे एक्टिविटीज में आएंगे। एक्सकेवेशन, जिसको उत्खनन कहते हैं, ये सारी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो हमारा पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। इन दिस सेक्टर दोज इकोनॉमिकल एक्टिविटी आर इन्वॉल्व इन विच ह्यूमन लेबर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें ह्यूमन लेबर का रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मानव श्रम की भूमिका तृतीयक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब इस वजह से क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें मानव श्रम की भूमिका, मतलब सेवा की भूमिका अधिक होती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यानी टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, और द टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूसेस सर्विसेज रेदर देन गुड्स। मतलब टर्शियरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। सेवा का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे डॉक्टर आपको दवा दे रहा है और आपको सलाह दे रहा है, तो ये वो सर्विस दे रहा है आपको। शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको टीच कर रहा है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है। इंजीनियर आपके लिए काम कर रहा है तो आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये सर्विस का प्रोडक्शन इसको कहेंगे। और अगर कोई वस्तु का प्रोडक्शन, जैसे आपने गेहूं से ब्रेड बना लिया, आपने आलू से चिप्स बना लिया, तो ये जो आपका प्रोडक्शन है ये गुड्स का प्रोडक्शन है। तो टर्शियरी सेक्टर में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि किसका प्रोडक्शन होता है? सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और पीपल्स जो इंगेज होते हैं टर्शियरी सेक्टर में, इसको व्हाइट कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर वर्कर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? टर्शियरी सेक्टर में, और इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा होंगे, जैसे फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, फिर आपके ट्रेड, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज में आती है, जिसमें आपको कोई गुड्स नहीं मिलता बल्कि सेवा दी जाती है। जैसे आप होटल में जाते हैं तो आपको कोई सामान नहीं देगा, बल्कि आपको सर्विस देगा, आपको रूम देगा, आपको अच्छा जो है पंखा देगा, आपको रूम की क्वालिटी अच्छी देगा, साफ सफाई देगा, ये आपको सर्विस दी जा रही है। आप ट्रांसपोर्ट में ट्रेन के जरिए कहीं जाते हैं, प्लेन के जरिए कहीं जाते हैं, तो ये आपको सर्विस दी जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें सर्विस दी जाती है, और उस जो सर्विस दी जाती है उसको टर्शियरी सेक्टर के अंडर में हम लोग लेते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन जीडीपी इन इंडिया, कि इंडिया की जीडीपी में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या कंडीशंस अभी है दिसंबर 2021 तक की, मतलब पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें जो रिपोर्ट्स थी उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20.19% है। ओके, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25.92%, और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 53.89%। तो आप यहां देख रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नियर अबाउट 54% है, एंड इट इज द कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन जीडीपी। सबसे ज्यादा जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन होता है इंडिया में वो टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर होता है, एंड सर्विस सेक्टर इज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लैग्स बिहाइंड द सर्विस सेक्टर। मतलब
इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर के ठीक पीछे है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 25.92%। ये जो आपका डेटा है, जो पिछले साल का डेटा था, इसमें ये जो आपको दिख रहा है 20.19%, ये नियर अबाउट 15 to 16% के आसपास होता है। लेकिन कोरोना की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ साल योगदान बढ़ गया था 2020-21 में। तो ये पिछले साल का डेटा है। अगर इस साल का डेटा जब आएगा मई के आसपास, जो एक्चुअल डेटा आएगा, तो उसमें हमको समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि सेकेंडरी सेक्टर ऐसे ही लगभग होता है, इससे थोड़ा 2-3% आगे होता है। इसका लगभग वही है 55% के आसपास मोटा मोटा, और ये आपका है नियर अबाउट 15 to 16%। ये एक्चुअल डेटा है पिछले साल के। लेकिन एक मतलब जनरल इंफॉर्मेशन अगर अपने दिमाग में फीडअप करना हो तो ये आपको समझना होगा, ये 15 to 16%, ये 28 to 29 या 29 to 30% के आसपास, और ये 55% के आसपास। ओके, and the very repeated question in the examination, especially for the civil services examination in the previous year, that is which sector contribute most of part in GDP in India। तो वहां पे जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इंडिया में 3 सेक्टर को डिफाइन किया गया है। इंडिया में जो सेक्टर्स हैं वो इन्हीं 3 सेक्टर के आधार पे हमारे यहाँ काम का डिवाइडेशन होता है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर 2 और सेक्टर्स की बात हुई है। तो इंडिया में तो उसको अभी मतलब रिकमेंडेशन नहीं मिला है, मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में उसको हो सकता है मान्यता मिल जाए। लेकिन हम आपको उसको बता देते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं। ये है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको चतुर्थक क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसा सेक्टर जिसमें किसी स्पेशल, जिस काम को करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, वो क्वाटरनरी सेक्टर में आता है, चतुर्थक क्षेत्र में आता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड टेरिटोरी एक्टिविटी इन द नॉलेज सेक्टर। मतलब नॉलेज सेक्टर की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी जब रहेगी तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। और जो पीपल इंगेज होते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में, उसको पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। पिंक जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, नॉलेज का प्रतीक होता है, रंग, इस वजह से पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं, आप पिंक कॉलर वर्कर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर जो होंगे वो क्वाटरनरी सेक्टर में आएंगे तब जब इसको इंडिया में भी मान्यता दी जाएगी। अभी इंडिया में इसको मान्यता नहीं मिली है। ये क्वाटरनरी सेक्टर के बाद अगला है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या है? पंचम क्षेत्र। The quinary sector is the part of the economy where the top level decisions are made। मतलब टॉप लेवल डिसीजंस जिस सेक्टर में मेड होते हैं, जहां पे अधिक से अधिक डिसीजन मेकिंग का काम होता है, इस टाइप के जो काम होंगे ये आपके क्वीनरी सेक्टर में आएंगे, पंचम क्षेत्र में आएंगे। और इसके अंदर जो काम आएंगे क्या आएंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम होते हैं, जैसे डीएम हुआ, एसपी हुआ, या फिर पीसीएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इन सभी का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का होता है। तो ये आपके क्वीनरी सेक्टर में आएंगी, पंचम क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, और जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमारे बड़े लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, इन सभी का काम भी क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का। तो ये सारे जॉब किस में आएंगे? आपके क्वीनरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, तो और इसमें काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। क्वीनरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब या गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी इन दोनों को, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर को अभी हमारे यहां पे जो है मान्यता नहीं मिली है। तो ये हमारे यहां नेचर ऑफ जॉब के ऊपर हो गया सेक्टर्स का डिवाइडेशन। ओके, अब आगे अब है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन, कि काम में जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बेसिस पे अगर हम सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। तो इसमें डिफरेंस हम लोग ऐसे करके पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड फिक्स्ड। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो पीपल्स होते हैं उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होते हैं और वो फिक्स होता है। और जो अब क्या होगा इसका ठीक उल्टा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर एंड नॉट फिक्स्ड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और
वो रेगुलर नहीं होता है और वो फिक्स भी नहीं होता है। मतलब इनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, इनको कभी भी काम से निकाला नहीं जा सकता है। इसके निकालने के भी रूल और रेगुलेशन होते हैं। इनके काम रेगुलर होते हैं, इनके काम रेगुलर नहीं होते हैं। ओके, दूसरा क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, पीपुल्स इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर हैव अ एश्योर्ड वर्क एंड द सोशल सिक्योरिटी। इनको एक निश्चित, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक निश्चित काम दिया जाता है, एक निश्चित काम के लिए ही वो अपॉइंट होते हैं, वही काम उनको करना होता है और उनको उसके बदले में सोशल सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ओके, और तीसरा पॉइंट इसका है, दे गेट एनुअल इंक्रीमेंट्स, अदर अलाउंस सच एज प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेड लीव, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट एटसेट्रा। मतलब इनको अपने काम के बदले में बहुत सारे इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, हर साल इंक्रीमेंट मिलते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, पेमेंट मिलता है हॉलीडे के समय में, पेड लीव मिलती है उनको, ग्रेच्युटी मिलती है उनको, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले पीपल्स को या वर्कर्स को मिलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो जो पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं इन दिस सेक्टर, द पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर हैव नॉट एश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। इनको इनके वर्क का कोई पता नहीं होता है। हो सकता है कि आज किसी दूसरे काम पे लगाए गए, हो सकता है कल कोई दूसरा उससे काम लिया जाए, ऐसा हो सकता है। और उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी इसमें कोई ज्यादा इंतजाम नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन जो है। और ये जो सेक्टर होता है, रिमार्क्स एज लो इनकम, अनस्टेबल एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन आइदर फ्रॉम द लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन। मतलब इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी क्या खासियत है, उनकी इनकम लो होती है, वो अनस्टेबल होते हैं, वो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं और उनमें प्रोटेक्शन का एकदम कमी होता है। उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, चाहे वो लेजिस्लेशन मतलब विधायिका से भी उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और न ही ट्रेड यूनियन से भी उनको कोई प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का निशानी हो गया। एक लाइन में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन चीजें आएंगी, जिन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की सोशल सिक्योरिटी फिक्स हो, काम के घंटे फिक्स हो, काम के करने के तरीके फिक्स हो, काम फिक्स हो, ये सब आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। और इनके इंक्रीमेंट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, इनको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, इनको आपके अदर्स जो बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, इनको जो है पेड लीव मिलता है। मतलब लीव लेने पर भी कुछ छुट्टियां ऐसी होती जिनमें लीव लेने के बावजूद भी इनको पेड मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो इनके लिए जो है काफी ज्यादा बनाई जाती हैं। और एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान होते हैं सब आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। बाकी और जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी। और असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, जिसके काम के घंटे फिक्स ना हो, जिसके जॉब सिक्योरिटी फिक्स ना हो, जिसके काम करने के तरीके फिक्स ना हो, जिसका लो इनकम हो, जिसका इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो और जिसका लैक ऑफ प्रोटेक्शन हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होती हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द एनएसएसओ रिपोर्ट 2011, आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स इन इंडिया अराउंड 83% इन्वॉल्व इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब इंडिया में 2011 की एनएसएसओ की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि टोटल जो पॉपुलेशन इंडिया में काम करती है, जो वर्कर्स की पॉपुलेशन है, उसमें 83% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मतलब उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके साथ काम करने के उनके घंटे फिक्स नहीं है, उनकी जॉब फिक्स नहीं है, उनका रेगुलर अलाउंस फिक्स नहीं है। मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। केवल 17% लोग ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और इस वजह से इंडिया में जो है, जो आप देखते हैं जो क्लास डिफरेंस है वो इसी वजह से है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और वहां पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोनों की आपने देख लिया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब अगला है, लास्ट है पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं सेक्टर्स, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इसको हम 3 पॉइंट से समझेंगे। कैसे समझेंगे, तो पहला पॉइंट कह रहा है, पब्लिक सेक्टर में पहला पॉइंट कह रहा है
कि ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो ओनर होता है, ओनर मतलब जो मालिक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो गवर्नमेंटल बॉडी होती है, मतलब गवर्नमेंट सरकार की कोई संस्था जो होगी वही उसकी मालिक होगी, तो ये पब्लिक सेक्टर में आएगा। और अगर ये मालिक जो है वो कोई नॉन गवर्नमेंटल बॉडी हो जाए या फिर कोई इंडिविजुअल, कोई एक निजी व्यक्ति हो जाए, तो ये जो सेक्टर होगा ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। ओके, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। तो पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल वेलफेयर। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है, सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल वेलफेयर। और उसका इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव एक और होता है प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो वो इंस्टीट्यूशंस चल नहीं पाएंगे, वो कंपनी चल नहीं पाएंगी। तो इसलिए पहला उसका जो वो होता है वो सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल वेलफेयर होता है, और दूसरा इसका मेन फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, टू अर्न प्रॉफिट। इसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना। ये थियरी ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती है। ओके, और तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट नॉमिनी, मतलब पब्लिक सेक्टर में जो मैनेजमेंट होगा वो गवर्नमेंट जिसको नॉमिनी करेगी वो गवर्नमेंट वही उसका जो है मैनेजमेंट करेगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, जनरली प्राइवेट पर्सन्स आर द ओनर देमसेल्व्स। मतलब जनरली क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में कोई निजी व्यक्ति या कोई निजी संस्था के द्वारा उस कंपनी का या उस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, कुछ नाम देख सकते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये आपका कौन सा सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर का। फिर आपका टिस्को, फिर आपका रेल इंडिया लिमिटेड, ये सब आपके कौन से हैं? ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स में आ गए। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री आपको मिलेंगी। ठीक है, ये जो आपके होंगे मारुति, सुजुकी, ये सारे जो आपको दिखेंगे ये सब आपके जो है प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस या कंपनियां हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमने सेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि इंडिया में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिफाइन कौन करता है, इसको कैटेगराइज कौन करता है? तो इन इंडिया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज डिवाइडेड बाई एनएसओ। मतलब कौन सी संस्था है जो इंडिया में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड करती है? तो एनएसओ, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस संस्था ने 2020 में सीएसओ को रिप्लेस किया है, जिसका नाम था सीएसओ का नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको रिप्लेस करके उसके जगह पे एनएसओ नाम की संस्था बनाई गई। यानी इससे पहले 2020 से पहले इसको डिवाइड करने का काम सीएसओ करती थी। 2020 से ये काम जो है एनएसओ करने लगी है, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा है कि जो एनएसओ है या सीएसओ जो पहले था, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? इसको याद करने का तरीका देखिए, बीच में आया स्टैटिस्टिकल। तो नॉर्मल कंडीशन में स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। एनएसओ जो है वो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। लेकिन जो प्रेजेंट की सरकार है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही में मिला दिया गया, विभागों को एक ही में मिला दिया गया है, मंत्रालयों को। तो अभी जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसमें एक और डिपार्टमेंट मर्ज है, मतलब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में एनएसओ काम करता है। स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है, मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंडर में एनएसओ काम करता है। और जो पहले सीएसओ था तो वो भी इसी के अंडर में काम करता था। अगर बाद में मान लीजिए इसका डिवाइड कर दिया जाए दोनों मंत्रालयों को, तो ये सिर्फ किसके अंडर में काम करेगा? स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा। ओके, याद रखिएगा एनएसओ का जो फॉर्मेशन था वो 2020 में हुआ। ये सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके बनाया गया। सीएसओ इज स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ इज स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को मर्ज करके जो है एक नया संस्थान बनाया गया जिसका नाम था एनएसओ, जो 2020 से काम करना स्टार्ट किया है। ओके, अब अगला है इसमें स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने सेक्टर्स पढ़ा दिया, हमने इकोनॉमी के टाइप्स बता दिए। अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे।
हम इसको एक्चुअल में हर जगह पे बता चुके हैं, लेकिन हम एक जगह पे सम अप कर दे रहे हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे कौन सा इकोनॉमी है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी है। और उसमें भी कौन सी, फ्रंट लाइनर इकोनॉमी है, जिसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। तो डेवलपिंग में भी कैसी इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी। दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें तो इंडियन जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और उसका जो अभी का वर्तमान में ट्रेंड है वो कैपिटलिस्ट ट्रेंड है, मतलब अभी निजी कंपनियों की संख्या ज्यादा है और सरकारी कंपनियों की संख्या क्या है, कम है। ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो 1991 के बाद से इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी का एक फॉर्म हो गया है, यानी यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। ओके, अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट का कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज डिक्रीज एंड पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज आल्सो डिक्रीज। जब आप देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडिया की नियर अबाउट 75% से ऊपर की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओके, लेकिन अगर आप 2020 के इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो अब ये घटकर ऑफिशियल डेटा में 47% हो गया है। यानी आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड जो पॉपुलेशन है उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। और इंडिया के जीडीपी में शुरुआत में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका हो गया है, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का हो गया है और सबसे कम किसका हो गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर का यानी प्राइमरी सेक्टर का हो गया है। तो इंडिया के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अगला है, अगर हम जीडीपी के बेसिस पे बात करें, अगला फीचर कि इंडिया की जीडीपी के बेसिस पे बात करें तो इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द जीडीपी इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसके लिस्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पे आपका यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ पे यूनाइटेड किंगडम है और इंडिया का जो पोजीशन है वो 6th है। और इंडिया की इकोनॉमी $2.79 ट्रिलियन है। ये दिसंबर 2021 की हम बात बता रहे हैं। नियर अबाउट इतना मतलब $2.79 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने 2024 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन होगा कि 2024 तक हमारी इकोनॉमी को कितना ट्रिलियन डॉलर तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो $5 ट्रिलियन। ये जो इकोनॉमी का साइज है ये थोड़ा सा कम इसलिए हुआ, कोरोना के टाइम में इंडिया की जो जीडीपी थी वो निगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्योंकि कोरोना के आसपास जब था तो इंडिया जो है 5वें नंबर पे पहुंच चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर से ये कहां पे आ गया है, 6वें नंबर पे आ गया है। और 7वें नंबर पे जो है आपका फ्रांस है। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द जीडीपी। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब अगर आप क्रय शक्ति क्षमता के बेसिस पे अगर हम बात करें देन अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कौन सा पहला है, यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरे पे कौन है, इंडिया है। ओके, तो ये आपका हो गया इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर। अब इंडिया की इकोनॉमी ड्यूअल नेचर को शो करती है। अब कौन कौन से ड्यूअल नेचर हैं जरा सा इसको हम लोग देख लेंगे। तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी में सोशलिस्ट ट्रेंड भी है और कैपिटलिस्ट ट्रेंड भी है, मतलब यहाँ पे समाजवादी लक्षण भी है और पूंजीवादी लक्षण भी है। क्योंकि देखिए जो कंपनियां सरकारी हैं वहां पे सोशलिस्ट ट्रेंड है, जो कंपनियां प्राइवेट हैं वहां पे कैपिटलिस्ट ट्रेंड है। ओके, अगला है रूरल एंड अर्बन। इंडिया की इकोनॉमी में ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहर भी क्षेत्र का भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये जो है कॉमन सी चीज है। अगला है मॉडर्न और ट्रेडिशनल। इंडिया की इकोनॉमी में मॉडर्न तरीके से भी कंट्रीब्यूशन होते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से भी अभी बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है। ओके, इस तरीके से प्लांट एंड नॉन प्लांट, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं इंडिया में जो नॉन प्लांट तरीके से ग्रो किए हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो प्लांट तरीके से ग्रो किए हैं। मतलब इकोनॉमी में प्लांट सेक्टर भी हैं और नॉन प्लांट सेक्टर भी हैं। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अभी हमने पढ़ाया है कि इंडिया में एनएसएसओ की रिपोर्ट है कि 83% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, बाकी 17% लोग कहां पे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये आपके इंडिया में जो है इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। और लास्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड एंड इंडस्ट्री बेस्ड।
इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड भी है और इंडस्ट्री बेस्ड भी है। ओके, तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ द इकोनॉमी हो गया। फ्रेंड्स, जहां तक उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। ये आपका टॉपिक ओवर हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेशनल इनकम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, जिसके बारे में हम अगले वीडियो पर वो करेंगे। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की समस्या हो क्लास के संबंध में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे और इसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा कि क्लास का रिस्पॉन्स आप लोग जरूर दें। थैंक यू।